नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द WWMS पर। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आज हम लोग मेनली यही पढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं एक चीज़ देख लेते हैं लेंथ, कि कंडक्टर का लेंथ अगर मैं बढ़ाता हूँ या फिर घटाता हूँ तो उस पर रेजिस्टेंस का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ की वायर है, और ये कोई 2L लेंथ की वायर है। ठीक, मतलब इसका जस्ट डबल लेंथ का ये वायर है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं वायर का, अपने कंडक्टर का, मान लीजिए वायर भी तो एक कंडक्टर ही है, तो अपने कंडक्टर का अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी इंक्रीज होगा और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। मतलब ऐसा फील होगा कि दो रेजिस्टर्स को आपस में सीरीज में ऐड कर दिया गया हो। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है और आप खुद से जनरल भी समझ सकते हैं। जनरल अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखिए क्या होता है कि कोई मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, कोई ये वायर है तो हल्का सिलेंड्रिकल शेप का है। मैं जनरल लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ। और एक ये दूसरा वायर है, जिसका आप लेंथ समझ रहे होंगे कि ये L1 है मान लीजिए, और ये क्या है L2। तो L2 क्या है, बड़ा है L1 से। ठीक है, L2 इज ग्रेटर देन L1। तो मैंने जब वो बताया था आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो बताई थी मैंने, किस पर, ये कंडक्टर की, जो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। तो आप ये समझिए कि इस सब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक, इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो आप ये बताइए, ये कंडक्टर जो है छोटा लेंथ का है और ये कंडक्टर बड़ा लेंथ का है, तो इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो वो कम टाइम लेगा कि ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड में पहुँचने में? ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ टाइम कम लगेगा। और इस लेंथ में, मतलब इस लेंथ के कंडक्टर में टाइम कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम मटेरियल में सेम ले रहा हूँ। अगर ये कॉपर का लिया हूँ वायर तो ये भी कॉपर की वायर है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने में एक एंड से दूसरे एंड में कितना टाइम लेगा? टाइम ज़्यादा लेगा। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ये ज़्यादा लेगा। ठीक, अब ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें करंट क्या होगा? I इक्वल्स टू Q/T होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब टाइम जब ज़्यादा ले रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? कम। अब इसमें भी I इक्वल्स टू क्या है? Q/T। इसमें क्या, टाइम कम ले रहा है, तो करंट क्या होगा? ज़्यादा फ्लो करेगा। अब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम होगा। ऑब्वियस बात हो गई, रेजिस्टेंस में कम हो गई, इसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस अधिक हो गया। आप नेचुरल फिजिकल को अप्लाई करके देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, नॉर्मल अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आती है। अगर मैं डायरेक्ट ये बता देता कि लेंथ को डबल करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो वो समझने आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है एज कंपेरिजन टू दिस। मैं ये बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट है ये बेसिक समझने के लिए, कि छोटे वायर में किसी भी इलेक्ट्रॉन को या फिर चार्ज को एक साइड से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने में कम टाइम लगेगा, और किसी भी बड़ा अगर वायर ले लेते हैं, बड़ा कंडक्टर ले लेते हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इसमें करंट कम फ्लो होगा। इसमें क्या होगा? करंट ज़्यादा फ्लो होगा।
इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसमें करंट फ्लो कम होगा तो इसमें मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो समझ में आ गया होगा कि आपको कि लेंथ क्या हो गया, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, तो ये सारे कंक्लूजन से हमको क्या मिलता है, कंक्लूजन क्या मिलता है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन हम बना के लिख देते हैं ऊपर, यहां पर कॉर्नर पे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये पहला है। ठीक, अभी 2-3 और मिलेंगे तो उसको देखेंगे। लेंथ पे तो डिपेंड करता है, ये हमें पता चल गया। और किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है, आप भी दिमाग लगाइए, सोचिए, और किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। फर्स्ट तो पता चल गया कि लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकंड और चीज़, सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है बेसिक एरिया। जैसे ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये डस्टर है, और ये डस्टर को मान के चलते हैं कि ये कंडक्टर है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको पलट के इस साइड से देखिए तो इस एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर ये मान लीजिए वायर है सिलेंड्रिकल शेप का, चलिए ठीक है इसी को देख लीजिए, ये वायर है सिलेंड्रिकल शेप का, अगर आप इसको 20 से काटते हैं, ठीक, फिर उसको पलट के देखते हैं तो कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना। तो इस मार्कर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो अभी हमको ये देखना है कि कंडक्टर का अगर हम क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं इसको अच्छे से। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि फर्क क्या पड़ेगा, वही जान लीजिए सबसे पहले। फर्क कैसे पड़ेगा, बोलते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, आप खुद से भी देख सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो भी रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके क्रॉस सेक्शन से। आप क्रॉस सेक्शन ये देख पा रहे होंगे, चलिए फोकस नहीं कर पा रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं जिस मल्टीपल में, उसी मल्टीपल में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके तो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इतना, मतलब डायमीटर इसका ये है। और एक दूसरा वायर मैंने लिया सेम लेंथ का, लेंथ यहाँ पर सेम है, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है पड़ा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, सेम लेंथ का। अगर ये एल लेंथ का है तो ये भी एल लेंथ का है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाले कंडक्टर का इतना है, आप देख पा रहे होंगे, ये D1 है, मान लीजिए इसका डायमीटर, इसका डायमीटर क्या है D2। तो ध्यान दीजिए इसका जो डायमीटर है वो कम है इस वाले डायमीटर से, मतलब D2 इज ग्रेटर देन D1। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी लगाएं, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें अच्छे से मूव, मतलब ये क्या है, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, कंजस्टेड एरिया है, तो मतलब मूव करने में इसमें ज़्यादा इसको वो लगाना पड़ेगा, ज़्यादा इसको मेहनत करना पड़ेगा। आप जनरल लैंग्वेज में जनरल ही समझ लीजिए, जनरल एग्जांपल के थ्रू, अगर आप किसी रास्ते में जाते हैं रोड पर, अगर आपको ये पतली गली मिलती है तो इसमें जाना आसान मिलता है या फिर एक चौड़ा रास्ता है इसमें जाना आसान मिलता है। आपको ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जाना आपको कठिन होता है, मतलब हार्ड होता है। ठीक है, और इसमें जाना क्या होता है, सिंपल। जब आपको इसमें जाना हार्ड है और इसमें जाना सिंपल फील होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को भी पतले वाले कंडक्टर में मूव करना, पतले वाले कंडक्टर इन द सेंस मतलब थिकनेस अगर कम होगी किसी भी कंडक्टर की तो उसमें मूव करना कठिन होगा एज कंपेयर टू
थिकनेस अगर बड़ी हो तो, थिकनेस अगर ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको जनरल लैंग्वेज के थ्रू। इसके अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें आसानी से मूव कर सकेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकेगा मतलब क्या है, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसमें क्या है, करंट धीमा फ्लो होगा। करंट जो रेट ऑफ फ्लो होगा, मतलब इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो ऑब्वियस बात है करंट कम होगा। करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, आप एग्जाम्पल के थ्रू एकदम सिंपल समझ सकते हैं इसको। तो इसलिए आप ये देखे होंगे आप जनरली कि अगर मोटा वायर आप यूज़ करते हैं, मोटा वायर मतलब उसकी थिकनेस क्या होगी, बड़ी मतलब डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप वो वायर यूज़ करते हैं एज़ कंपेरिजन टू पतली वाली वायर, तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। ज़्यादा अच्छा वर्क करने का मतलब क्या है, इसमें हीट कम आएगा, मतलब कम टेम्परेचर इसमें आएगा। अगर कई वायर ऐसे होती हैं जो अगर पावर सप्लाई में कनेक्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम राइज होगा और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो कर पाएगा। तो जो भी हम इससे अप्लायंस कनेक्ट किए हुए हैं वो आसानी से रन कर पाएगा। और बहुत सारे पतले वायर्स को ठीक आपस में कनेक्ट करके पैरेलली, ध्यान रखिए पैरेलली, बहुत सारे पतले वायर्स को आप पैरेलली कनेक्ट करके एक मोटा वायर बनाया जा सकता है, जो कि हम जनरली देखते हैं। आप मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको कंसिडर कीजिए एक मोटा वायर। तो आप देख सकते हैं इसमें पतले पतले बहुत सारे वायर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, पतले पतले आप दिख रहा होगा आपको अच्छे से कि पतले पतले इसमें बहुत से वायर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली। सीरीज में कनेक्शन का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। पैरेलली कनेक्टेड का मतलब उसी के ऊपर एक एक। ठीक, सेम जैसे अगर एक वायर है तो उसी के ऊपर एक और लगा दिए, उसी के ऊपर और एक और लगा दिए। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, थिकनेस बढ़ा सकते हैं। थिकनेस अगर बढ़ गया तो फिर उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। ठीक, ये इंसुलेशन उसके ऊपर लगा हुआ है रबर का, नॉर्मल वायर में देखते होंगे। तो इससे क्या एक चीज़ पता चल रहा है हमको, ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा, तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब वापस से इस पे आते हैं, मेन इस पे हमको फोकस करना है। तो इसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम एरिया को दुगुना करें तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, हमेशा जो वायर होता है, आप वायर देखे होंगे हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक, जितने भी वायर्स आपने देखा होगा हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ये भी वायर आप देख, ये भी वायर जो मैं भी दिखाया था, ये भी वायर देखिए सिलेंड्रिकल ही शेप में। इसका जो शेप है वो सिलेंडर, अगर ऐसे देखें कैसे भी देखें वो सिलेंड्रिकल ही शेप है। तो सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल। ठीक, अब वायर को जैसे बड़े में देखना है तो आप इस मार्कर को देखिए, ये वायर मान लीजिए ये वायर है, तो ये क्या है, सिलेंडर शेप का। क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, सर्कल। क्रॉस सेक्शन इसका सर्कल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या होगा, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल हमको पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। π/4 d स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है। अगर हम इस एरिया ऑफ सर्कल को इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया। एरिया क्या है, π/4 d स्क्वायर। अब ये हम जाते हैं, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है 22/7 या फिर 3.14, और 4 भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये वाली क्वांटिटी π/4 ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन में कंसीडर नहीं करते हैं, तो कांस्टेंट को हटा देते हैं। तो क्या आ गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। मतलब जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, अगर डायमीटर लेते हैं, अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए क्या है, मतलब वैल्यू पुट करके आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वाले स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। कैसे कम होता है, अगर डी की जगह पे हम 2d रख के देखते हैं, मतलब डायमीटर डबल कर रहे हैं। ठीक, डायमीटर डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2d का स्क्वायर। ठीक, फिर कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और d का स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, ये R2 मतलब बाद का मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 d स्क्वायर। तो 1/d स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पुराना R, मतलब ये नया वाला रेजिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, ये पुराना वाला रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, ये है। ठीक, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/d स्क्वायर की जगह पे हम R1 रख सकते हैं, तो 1/4 ऑफ R1। तो इसका क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है,
इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का डायमीटर अगर डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1/4 टाइम कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी, जैसे मैं उस टाइम बताया था, कोई भी वायर है, अगर इसको आप थिकनेस इसका बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कम करने से ज़्यादा अच्छा है उसका डायमीटर अगर बढ़ा दें हम, मतलब मोटा वायर ज़्यादा यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस पे। सेकंड वाली चीज़ हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर अपने नोट बोर्ड पे। सेकंड वाला क्या गया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। ठीक, अब एक थर्ड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी राइज होगा। तो मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, आप देख सकते हैं। अगर कंडक्टर एक वायर लीजिए, उसका नॉर्मल टेम्परेचर पे पहले रेजिस्टेंस नोट कीजिए, ठीक, फिर उसका टेम्परेचर राइज कर दीजिए उस कंडक्टर का, मतलब हीट कर दीजिए उसको। टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर उसका रेजिस्टेंस आप नोट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। मैं जैसे जैसे अगर टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक, इसमें इतना ही था। और एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, वो है फोर्थ, वो फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर क्या मतलब है इसके कहने का, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। जैसे एक मैंने वायर ले लिया, एक वायर ले लिया कॉपर का, और एक वायर ले लिया मैंने नाइक्रोम का, मान के चलते हैं नाइक्रोम एक अलॉय है। ठीक, एक वायर मैंने ले लिया कॉपर का, एक वायर ले लिया हमने नाइक्रोम का। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इस कॉपर मतलब सेम लेंथ है, इसका भी लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ सेम है, और इसका डायमीटर भी सेम है, इसका भी डायमीटर सेम है। ठीक, मतलब दोनों सेम साइज के हैं, मतलब ये मार्कर और ये मार्कर देखिए साइज बिल्कुल सेम है ना। तो यही अगर मान लीजिए ये कॉपर की वायर है तो और ये नाइक्रोम की वायर है, अगर हम सेम वायर, सेम लेंथ के वायर और डायमीटर के वायर को, ठीक, अलग अलग इसमें, मतलब अलग अलग नहीं, अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस नोट करते हैं, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस, इस वाले अलॉय का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा इस वाले रेजिस्टेंस से। ठीक, इस वाले रेजिस्टेंस का काफ़ी कम होता है, मतलब कॉपर का काफ़ी कम होगा रेजिस्टेंस नाइक्रोम के रेजिस्टेंस की अपेक्षा में। तो ये हम कैसे दिखा सकते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप यूज़ करते हैं हम नाइक्रोम का वायर, तो फिर इसमें क्या होती है कि इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द कॉपर वायर। ठीक है, तो कितना होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम का अगर कोई मटेरियल का कंडक्टर लेते हैं सेम लेंथ और सेम डायमीटर का, तो वो करीब होता है, ऑलमोस्ट 60 टाइम्स होता है ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, मतलब अगर मैं कॉपर के वायर को 60 बार, जैसे ऐसे 60 मार्कर को ऐसे सीरीज में ऐड कर दूं 60 मार्कर को, तो जितना लंबा इसका वायर होगा ना कॉपर का, वो केवल इतना लंबा नाइक्रोम का वायर के रेजिस्टेंस होगा। जो अब रेजिस्टेंस नोट कर लेंगे, ऐसे 60 मार्कर का जो लेंथ बनेगा, फिर उस वायर का रेजिस्टेंस हम नोट कर लेंगे, वो कॉपर का होगा वायर, और एक मार्कर का लेंथ के बराबर नाइक्रोम की वायर अगर हम लेंगे, उसका रेजिस्टेंस नोट करेंगे, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, बराबर। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा इसके बारे में आपको। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे भी, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी। तो ये सारे अगर पॉइंट्स को हम नोट करें
तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन पे एक टर्म आ जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। एक नया टर्म लॉन्च हो गया, एक नया टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारे फैक्टर्स को लेते हुए। तो इन सारे फैक्टर से देखा गया कि अलग अलग लेंथ या फिर अलग अलग क्रॉस सेक्शन या फिर अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग टाइप के मटेरियल पर अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो अब मटेरियल वाले के लिए जो मटेरियल की प्रॉपर्टी थी वो मटेरियल डायरेक्टली हम प्रोपोर्शनल यहाँ पर दिखा नहीं सकते थे, तो मटेरियल के लिए जो स्पेशल चीज होता है वो होता है रेजिस्टिविटी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट वाले केस से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ देखा था फर्स्ट वाले केस से। सेकंड वाला केस क्या था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। और हमने कंडीशन क्या ली है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अगर मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखा हुआ है टेम्परेचर कंडक्टर का, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर सेम मटेरियल, और मैंने मटेरियल को भी सेम रखा है, मैंने मटेरियल को सेम रखा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है। तो फिर पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन से मिलाकर यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो फिर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन लिखे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, L/A। R इज प्रोपोर्शनल का साइन L/A। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाते हैं तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो वो क्या होता है? R इज इक्वल टू ρL/A। ये क्या है अब? कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसी को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो जो भी हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसकी क्या रेजिस्टिविटी होती है वो बताता है ये रो, इसको बोलते हैं रो। मतलब ये जो साइन है ये पी मत समझिए, आपको ये पी मत समझिएगा, इसको रो बोलते हैं, RHO, इसको रो बोला जाता है। ठीक, तो R का एक फॉर्मूला निकल के आया रेजिस्टेंस का, क्या आया? R इज इक्वल टू ρL/A। अगर हम रो की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? R इंटू A डिवाइड बाई L। ठीक है, ये L है। और इसी रेजिस्टिविटी को भी क्या बोलते हैं? एक और नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टिविटी है, ठीक, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की डबल कर दें हम, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? डबल। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। तो रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए फॉर मटेरियल इज फिक्स्ड। रेजिस्टिविटी क्या होती है? अलग अलग मटेरियल के लिए फिक्स होती है, एक फिक्स वैल्यू है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है रो की वैल्यू, या फिर निकालनी होती है आपको। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी और एरिया वैल्यू दे दिया और लेंथ की वैल्यू दे दिया तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी होती है, या फिर क्वेश्चन में गिवन होता है किसी और वैल्यू की जरूरत अगर होती है क्वेश्चन को, तो न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू और पूछता है तो हमको निकालनी होती है। ठीक, तो आप जान गए होंगे एक नया टर्म आ गया था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में डिटेल मैंने समझा दिया यहाँ पर। रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल के, ये लेंथ और एरिया और या फिर किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? बस केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का वायर हम यूज कर रहे हैं, ठीक, तो वो चाहे जहां की भी कॉपर का वायर हो, चाहे जितना भी उसका लेंथ हो, चाहे जितना भी क्रॉस सेक्शन हो, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? हर कॉपर वायर की सेम होगी। वैसे ही आयरन का भी, वैसे ही सिल्वर का भी। अब एक और बात जान लीजिए इसी में कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी को मैं रो से दिखा देता हूँ।
इज ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट होती है किसके लिए, सिल्वर के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसके बाद नंबर आता है कॉपर का, फिर उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का। तो हम लोग सिल्वर का वायर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी कॉस्टली पड़ेगा, तो हम लोग किसका वायर यूज करते हैं, या तो कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का। अब चलिए इस रेजिस्टिविटी का यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो जैसा कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई है R इंटू ए अपॉन एल, तो अब हमको पता है R का यूनिट क्या होता है। अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो चलिए इसको अलग से निकालते हैं। ऊपर रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई है रो इक्वल्स टू R इंटू ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। तो अगर हमको यूनिट निकालना हो, यूनिट ऑफ रो, इसको रो बोलते हैं, तो R की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ठीक। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर, ये मीटर कट गया तो क्या आया, ओम मीटर, ठीक, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रो क्या आ गया हमें, यूनिट ऑफ रो आ गया ओम मीटर, ये ऐसा ही यूनिट है, ठीक। ऐसा ही यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है।